अनएक्सपेक्टेड एरियाज में भी स्प्रेड हो जाती है. दिस फिनोमिना इज एक्चुअली योर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो कल हमने इसको स्लिट के हेल्प से पढ़ा था. We studied it on the basis of slit. So diffraction ये फिनोमिना भी एक वेव का फिनोमिना है. जैसे इंटरफेरेंस वाज अ फिनोमिना ऑफ वेव, वैसे डायफ्रैक्शन इज आल्सो अ फिनोमिना ऑफ वेव. ये भी एक ये जो फिनोमिना है ये वेव का फिनोमिना है. और सबसे बड़ी बात, ये फिनोमिना भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे ही बेस्ड है. कैसे, वो मैं आगे समझाऊंगी. ये जो आपको स्प्रेडिंग ऑफ लाइट मिल रही है, ये फिनोमिना भी कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से इसके कुछ पैटर्न्स बनते हैं. आप जैसे आप इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हो, वैसे ही आप डायफ्रैक्शन का पैटर्न भी बना सकते हो. आप अपने घर में वो पैटर्न नहीं देख पाते हो क्योंकि वो जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है आपको पूरी तरीके से पैटर्न देखने के लिए, वो आपको सिर्फ लैब में अवेलेबल मिल सकती है. आप नॉर्मली उस फिनोमिना को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए मैंने आपको जैसे कि बोला कि उस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल का या उस पर्टिकुलर स्लिट का साइज आपके वेव के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, तो ही आपको ये फिनोमिना अच्छे से पैटर्न बनाकर देगा. ओके, सो डायफ्रैक्शन का जैसे इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा था डार्क ब्राइट, वैसे ही अगर आप प्रॉपर वेवलेंथ यूज करते हो तो आपको डायफ्रैक्शन का पैटर्न भी मिलेगा. ओके, नाउ दिस डायफ्रैक्शन का पैटर्न is also based on the superposition principle. जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, ये फिनोमिना भी, ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर बनता है. ओके, नेक्स्ट बात ये है, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी स्लिट या ऑब्स्टिकल आप यूज कर रहे हो, अगर आपको उसमें डायफ्रैक्शन फिनोमिना देखना है, सो उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए, जो साइज ऑफ द वेव होना चाहिए, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर स्लिट का साइज या ऑब्स्टिकल का साइज. ये दोनों के साइज के बराबर होना चाहिए. अगर ये बराबर है तो ही आपको पैटर्न बहुत ही परफेक्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट डायफ्रैक्शन फिनोमिना. पहले जब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई डायफ्रैक्शन की, तो लोगों ने बोला कि डायफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट. ये जो डायफ्रैक्शन, अगर समझो कि ये छोटा सा स्लिट है एंड दिस आर द ब्लॉक्स, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को पास आउट नहीं करने वाला. ओके, इट इज टोटली ओपेक. ओपेक का मतलब ही यही होता है कि इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू गो हेड. अगर आपने यहाँ पर सोर्स यूज किया, वो सोर्स से आपने लाइट पास किया, आप एज आई सेड कि ये एरिया आप इल्यूमिनेशन का एक्सपेक्ट करते हो. इल्यूमिनेशन मतलब आपको ये एरिया में आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होल है, यहाँ पे स्लिट है. बट दिस एरियाज आर योर ज्योमेट्रिकल शैडो एरियाज. मतलब ये ओपेक है, तो आप पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे तो जो लाइट यहाँ से गिरेगी वो तो रिटर्न बैक होने वाली है, मतलब वो इस एरिया में नहीं जाने वाली. बट देन ऑल्सो व्हाट यू फाइंड कि आपको जो पैटर्न देखने के लिए मिलता है वो पूरे एरिया में स्प्रेडेड मिलता है. तो पहले लोगों ने क्या बोला कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट का सोर्स है, इससे जो वेवलेट्स निकल रहे हैं, ये इस कॉर्नर से, इसके एजेस से बेंड हो जाते हैं. दे बेंड लाइक दिस. पहले ये एक्सप्लेनेशन दिया गया था. इसलिए फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्हाट यू कैन से फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन, ऐसा बोला गया कि इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द एजेस. ये जो लाइट है, ये जो फिनोमिना है, ये लाइट के बेंड होने का फिनोमिना है. ओके, एंड दिस सेम फिनोमिना इज फॉलोड बाय द साउंड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि अगर आप किसी दीवार के पास जाकर जब आप बोलते हो तो दूसरे साइड में अगर कोई पर्सन है तो उसको वो चीज सुनाई देती है, बिकॉज योर वॉल, इन योर वॉल्स, योर जो आपका साउंड है वो डायफ्रैक्ट होकर दूसरे साइड जाता है. ओके, सो इट इज बिकॉज कि साउंड का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, तो जो दीवार जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाला है, दीवार जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाला है, दैट ऑब्स्टिकल विल बी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साउंड का वेवलेंथ. ओके, सो इसी वजह से साउंड जो है वो इजीली टर्न होकर दूसरे साइड चला जाता है. सो सेम डायफ्रैक्शन फिनोमिना से मैंने आपको बताया था कि यू कैन यूज योर मोबाइल फोन्स. आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बनाए जाते हैं उसको बहुत ही लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी का बनाया जाता है, so that it can easily penetrate inside the pores of your walls and it can come to you. Okay, इसी यही फिनोमिना, यही डायफ्रैक्शन फिनोमिना से ये सारी चीजें आप यूज कर पाते हो. Now, as I've explained you, according to the first definition, it is just a bending of light in the geometrical shadow area. बाद में जब हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज किया गया तो क्या बोला गया कि इट इज नॉट एन बेंडिंग ऑफ लाइट, it is all about the secondary wavelets or secondary sources which are present between the slits. जब यहाँ पर
this particular S source have created some wavelength. समझो let us consider कि ये बहुत दूर है और इसने एक वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर पास किया. अब जैसे ही ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ आएगा, हर यहाँ पर जो वेव फ्रंट, आपको पता है वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये पर्टिकुलर स्लिट में वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स. ओके, एंड इफ दे स्टार्ट वर्किंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स, दे स्टार्ट क्रिएटिंग वेवलेट इन ऑल द डायरेक्शंस. और इसी वेवलेट का यू टेक अ एनवेलप, और यही एनवेलप आपका फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता है. नाउ द पार्टिकल्स ऑन दिस वेव फ्रंट, okay, now they start creating your wavelets in all the direction, and in this way आप एक्सपेक्ट से इतने ही दूर पे कर रहे थे, बट इसकी स्प्रेडिंग की वजह से you get the pattern over here also. This is what you find. Okay, this is what the best explanation was done by using Huygens principle, that or this particular wavelets, this particular wavefronts is being spreaded in all the directions, and because of this spread you can observe the diffraction phenomena, that is you can observe the light waves in the shadow areas also. This is what it was expected. This is what it was explained by Huygens principle. So Huygens simply explained that the light does not bend around something, but whatever you can see in the shadows areas, it is all because of the wavelets which is being created by the secondary sources that is between these two slits. These secondary sources are creating wavelets in all the directions, and then we can form an envelope. Again, these envelope particles are creating sources in all the directions, and then in this way, because of this particular spread, you're finding the wavelets to enter into this particular areas. Of course, this here it will create. So because of this spread in the wavelets, you are finding this, what we can say, you're finding the light rays in this particular areas. So जहां पर आप सिर्फ इस होल पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको ये वेवलेट्स के स्प्रेडिंग की वजह से आपको ये डार्क शेडो एरियाज में भी आपको लाइट देखने के लिए मिलती है. बट further it was proved that if you want to see a perfect diffraction pattern, then you need to have this slit का size should be approximately equals to the wave का size. अगर ऐसा नहीं है तो आपको diffraction pattern का जो पैटर्न आपको चाहिए वो पैटर्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. That is what it was observed. Now next is let's discuss about कि पैटर्न कैसा बनता है. मैंने एक स्टेटमेंट पास किया था. Okay, before discussing about anything else, let's have one more discussion. मैंने आपको बोला कि मैंने आपको इतने दिन से बोल के रखा है कि प्लीज इंटरफेरेंस पढ़ के आओ. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आपका जो स्लिट का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ, आप क्या ऑब्जर्व करते हो विच इज एक्चुअली गोइंग टू डिस्टर्ब यू, ऐसा कोई स्टेटमेंट पास करने वाली हूँ. आपको जो पैटर्न लैब में प्रॉपरली देखने के लिए मिलता है, द पैटर्न विच यू ऑब्जर्व इन द लैब, you will find that as I said कि ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पैटर्न बनाता है. ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है ओवरलैपिंग, दो वेव्स का मिलना. ओके, सो व्हाटएवर पैटर्न यू ऑब्जर्व इन द डाइफ्रैक्शन, वो भी कुछ इस तरीके से मिलता है. देयर इज सेंट्रल मैक्सिमा, देन मिनिमा, एंड इन दिस वे. जैसे आपने आपके व्हाट वी कैन से इंटरफेरेंस में आपने देखा था कि बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा आता है, फिर सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर एक मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा आता है, फिर मैक्सिमा होता है. सेम पैटर्न आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न में भी देखने के लिए मिलता है. ओके, सेम पैटर्न, मतलब जैसे आप बीच में सेंट्रल मैक्सिमा देखते थे इंटरफेरेंस में, वैसे अगर आपने प्रॉपर एकदम सेटअप रखा है डाइफ्रैक्शन का, तो आपको बीच में सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा. बट दिस वन इज द सेंट्रल मैक्सिमा. इसकी बात ही अलग है, आपको पता है इसकी बात ही अलग है. ये क्रिएट ही तब होता है जब आपका पाथ लेंथ 0 होता है इन योर इंटरफेरेंस. आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, इसके बारे में कुछ अलग डिस्कस करने वाली हूँ इसलिए. बट जो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है वो भी सेम इंटरफेरेंस, क्योंकि डाइफ्रैक्शन फिनोमिना, ये फिनोमिना भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से ही बनता है. मैंने अभी आपको बताया कि ये फिनोमिना भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से ही बनता है. ओके, सो समवेयर यू कैन से दैट डाइफ्रैक्शन is actually an interference only. Diffraction जो है वो itself interference ही है, but कुछ अलग conditions का interference है. अब वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी. Okay, so again I am repeating
whatever pattern you observe in the interference of light, same pattern अगर आपने properly सब कुछ रखा, same pattern आपको diffraction phenomena में भी देखने के लिए मिलता है. Of course जहां पर slit open है उसके just सामने आपको central maxima मिलेगा, उसके बाजू में आपको जो waves मिलेंगे it will be minima, maxima, minima, maxima, and in this way you will find the pattern. Okay. Next statement I said that diffraction is also in superposition. It also follows a superposition principle. So somewhere it is likely an interference only. ये interference ही है. But मैम फिर इसको diffraction अलग नाम देने की क्या जरूरत है? अगर ये interference ही है तो इसको अलग से diffraction जैसा नाम देने की क्यों जरूरत है? तो आप आगे जाके जब इसकी characteristic, इसका जो ये part है, इसके जब आप characteristic को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि why diffraction is differing from interference. इसको अलग से नाम देने की क्यों जरूरत पड़ी वो आपका आगे जाके समझेगा कि जब diffraction is a phenomena of interference only, then why we are learning it in a different part, that you will study further. उसको मैं आगे डिस्कस करूंगी कि क्यों इसको एक अलग नाम diffraction करके हमको पढ़ना पड़ा. अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, अगर इसी डायग्राम का, अगर इसी का मैं इंटरफेरेंस का डायग्राम, मैं सबसे पहला डिफरेंस आपको डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में दिखाने जा रही हूँ. अगर आपको याद हो, लेट अस कंसीडर दिस इज अवर, ये इंटरफेरेंस इसकी वजह से नहीं बन रहा है, मैं इंटरफेरेंस पैटर्न का एक अलग जो हमने पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ. अगर आपको याद हो, जब मैंने सेंट्रल मैक्सिमा बनाया था, देन मिनिमा आया था, देन सेंट्रल मैक्सिमा आया था, देन मिनिमा आया था, अगेन सेंट्रल अगेन मिनिमा आया था, देन अगेन मैक्सिमा, दिस वाज सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसा केस क्रिएट हुआ था. ओके, आप इन दोनों के डायग्राम को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखकर कुछ बता सकते हो? ये दोनों डायग्राम, इसका सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ज्यादा ही बड़ा है. इंटेंस. एग्जैक्टली, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ज्यादा ही बड़ा है. दूसरा कुछ और बता सकते हो? फ्रिंजेस का साइज डिफरेंट साइज नहीं, ये डायग्राम मैंने इंटेंसिटी की बनाई है, मैं विड्थ की बात नहीं कर रही हूँ, इसके विड्थ की बात नहीं कर रही हूँ. ये विड्थ जितना होगा उतना ही विड्थ इसका भी होगा, आगे जाके आप वो भी पढ़ोगे. इसकी जो इंटेंसिटीज होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मिनिमा आता है, अगेन एक मैक्सिमा आता है. ओके, अब तुम इस डायफ्रैक्शन पैटर्न में तुम क्या देखोगे, प्लीज ध्यान से सुनो और समझो. डायफ्रैक्शन पैटर्न में तुम क्या देखोगे कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा आता है, दिस मैक्सिमा, इसको हम इन डायफ्रैक्शन सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं. ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा आता है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी इससे कम हो जाती है. बट इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा नहीं होता. सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जितनी होगी उतनी ही उसकी फर्स्ट मैक्सिमा की भी होगी. मतलब अगर मैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा कंसीडर कर रही हूँ, दिस इज माय CM, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो नेक्स्ट मैक्सिमा क्रिएट होगा, उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ही होगी जितनी इसकी होगी. इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा. ये डार्क है, ये पूरी तरीके से डार्क है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो डार्क वाला पॉइंट है वो पूरा डार्क क्रिएट नहीं होता, इसीलिए उसको डार्क पॉइंट नहीं बोला जाता, इसको मिनिमा बोला जाता है. वी कॉल इट एज मिनिमा. इसको हम डार्क पॉइंट नहीं बोलते, हम इसको मिनिमा के टर्म से डिफाइन करते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से डार्क नहीं होता. ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस, इंटेंसिटी इसका सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में है. ओके, पहला डिफरेंस ये है, सबसे पहला डिफरेंस, जैसे कि तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मिस सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है एज कंपेयर टू द यहाँ का सेंट्रल मैक्सिमा. दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि इसकी जो ब्राइटनेस है, जो सेंट्रल मैक्सिमा की ब्राइटनेस है, वो इसकी ब्राइटनेस से, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ का सेंट्रल मैक्सिमा से जो नेक्स्ट मैक्सिमा आ रहा है उसकी ब्राइटनेस काफी कम हो जाती है. बट यहाँ पर जितना ब्राइटनेस सेंट्रल मैक्सिमा का होगा उतना ही ब्राइटनेस नेक्स्ट मैक्सिमा का भी होगा. मींस यहाँ पर इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द वेव्स, फॉर ऑल द फ्रिंजेस. बट यहाँ पर इंटेंसिटी कम 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 होते होते एक टाइम के बाद इन द शैडो एरिया पूरा डार्क हो जाएगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन. दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस, दिस इज ऑल अबाउट डायफ्रैक्शन. इनकी इंटेंसिटी सबसे पहले तो इनको डिफरेंशिएट कर देती है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कम कम होती जाती है, यहाँ पर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की कांस्टेंट रहती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. जितना ब्राइट आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा उतना ही ब्राइट बाकी के भी मैक्सिमाज होंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है.
जितना ब्राइट आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसके कंपेयर में बाकी के सारे मैक्सिमास डल होते जाएंगे. Okay, so I'm repeating some statements again. Hello. I said diffraction. एक minute. Diffraction is a phenomenon of superposition of principle only. Next, somewhere it is likely to be an interference only. I draw the graph of intensities of the two waves. मैंने दो की इंटेंसिटी बनाई. In interference, what you observe कि अगर आपने पैटर्न एकदम परफेक्ट रखा हुआ है तो हालांकि okay, I'll discuss that later. इंटेंसिटीज अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा की कंसीडर करो तो दोनों की इंटेंसिटीज आपको सेम मिलेगी. मतलब यहाँ पर सारे मैक्सिमास एक ही ब्राइटनेस से चमकेंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट मैक्सिमा आएगा उससे कम ब्राइट होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा होगा और कम होगा, और इस तरीके से एक टाइम के बाद पूरी डार्कनेस हो जाएगी. ओके, बट द पैटर्न व्हिच यू ऑब्जर्व इन बोथ द केसेस आर समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ आस्क इफ यू हैव एनी डाउट हियर. कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. मिस वो इंटेंसिटी डायफ्रैक्शन में कम होते जाएगी धीरे धीरे धीरे. हाँ, कम होती जाएगी. वही मैंने बोला कि यहाँ पर इंटरफेरेंस ऐसा नहीं होता. डायफ्रैक्शन में आपकी धीरे धीरे, तभी तो अगर शैडोड वाला एरिया है तो बहुत दूर तक आपको थोड़ी लाइट स्प्रेड होके मिलती है. एक टाइम के बाद तो डार्कनेस आ ही जाता है ना. हालांकि आप जब अब आगे जाके पढ़ोगे कि रियल लाइफ में जब आप इंटरफेरेंस करते हो ना, वहां पर भी ये फिनोमेना आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, बट काफी दूरी के बाद मिलता है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर का ऑब्स्ट्रक्शंस एंड आजू बाजू का ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से. बट अगर कुछ दूर तक आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि ऑलमोस्ट द इंटेंसिटी सेम, पूरी ऑलमोस्ट इंटेंसिटी सेम होती है कुछ दूरी तक. ओके, इसको अगर आप वैक्यूम में जाके परफॉर्म करो तो आपको काफी दूर तक आपको पैटर्न एकदम सेम ब्राइटनेस का मिलेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. ये डज नॉट हैपन. और किसी को कुछ डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल गो अहेड. यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? इट इज इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओनली. ये समझाऊंगी मैं कि व्हाई आई एम सेइंग इट इज इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. लाइकली टू बी एन इंटरफेरेंस ही है, बट क्यों इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है? पहला तो मैंने आपको इंटेंसिटी का पैटर्न बता दिया, ये एक मेन रीजन है. दूसरा, आगे और भी रीजन आप पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि डायफ्रैक्शन को अलग से पढ़ना क्यों जरूरी हो गया, वाई इसको अलग ही फिनोमेना कंसीडर किया गया. शुड वी गो अहेड? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है अबाउट डायफ्रैक्शन? यस और नो? Okay, let's go ahead. Now let's discuss why I am saying that it forms while forming this particular pattern. While forming this particular pattern, why it follows the superposition principle, and why I am saying it is likely to be an interference only. ये interference ही है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? Okay, होता क्या है कि let us consider ये एक slit है जिससे मैंने एक सोर्स से लाइट पास आउट की है. मैंने बोला कि इस स्लिट के जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे they will start behaving like a secondary source. ये आपको पता है कि एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर अराइव हुआ, मैं यहीं से ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ. So this is my primary source, this will become a secondary source. ये सारे secondary sources क्या करेंगे? हर डायरेक्शन में वेवलेट क्रिएट करना चालू करेंगे. They will start creating a wavelet. As you can observe कि अगर मैं वेवलेट्स बनाती जाऊँ हर पार्टिकल का, अगर मैं वेवलेट्स बनाती जाऊँ इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का, यहाँ से नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा साइड में लेती हूँ. दिस इज थोड़ा स्प्रेडेड लेती हूँ कि आपको समझे. ये मेरा फर्स्ट सेकेंडरी सोर्स है, ये अपना एक वेवलेट बनाएगा. ये दूसरा है, ये भी अपना एक वेवलेट बनाएगा. ये तीसरा है, ये भी अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा. ये भी अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा. फिर वापस से यही वेव फ्रंट आगे की तरफ पास होगा. जब आगे की तरफ पास होगा ये आगे की तरफ आएगा. ये दूसरा वाला भी अपना एक बनाएगा, तीसरा वाला भी अपना एक बनाएगा. कैन यू ऑब्जर्व कि एट दिस पॉइंट आपका सुपरपोजिशन हो रहा है वेव्स का, वेवलेट्स का, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी वेव्स. मतलब है आपके पास एक ही स्लिट. अगर आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद हो, वहां पे हमने 2 स्लिट्स यूज करके या 2 सोर्सेस यूज करके इंटरफेरेंस करवाया था. यहाँ पर एक ही स्लिट है, बट यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो वेवलेट्स का हो रहा है. वेवलेट्स एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं. ओके, सो हियर दिस डायफ्रैक्शन फिनोमेना इज सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स. एक ही स्लिट से निकले हुए वेवलेट्स का सुपरपोजिशन है ये.
ओके, नाउ ऑफ कोर्स जब ये वेवलेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स एक एक डायरेक्शन में देयर विल बी डिफरेंट डायरेक्शंस जिसके अंदर वेवलेट्स क्रिएट होंगे, यू नो दैट। और कुछ वेवलेट्स एक दूसरे से जाकर मीट करेंगे, दे विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं पर जाकर दे विल मीट ईच अदर। ओके, so this diffraction is actually a superposition of your wavelets। मतलब ये जो अंदर एक ही स्लिट में जो ये डिफरेंट वेव्स निकल रहे हैं ना, इन्हीं का सुपरपोजिशन बनकर इन्हीं का मीटिंग स्क्रीन पे आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न को बनाकर दे रहा है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न हम दो सोर्सेस का यूज करके दो वेव्स को इंटरफेयर करवा रहे थे और पैटर्न बना रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ही पर्टिकुलर, यहाँ पे भी मेन सोर्स वाज प्राइमरी सोर्स, बट हमने दो स्लिट्स क्रिएट किए थी और उनका पैटर्न बनाकर उनको मीट करवाकर हमने देखा था कि एट द सेंटर यू आर गेटिंग सेंट्रल मैक्सिमा, देन मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, ये पैटर्न आपने देखा था इन इंटरफेरेंस। यहाँ पर हमने दो स्लिट्स क्रिएट नहीं किए हैं, एक ही स्लिट है, बट एक ही स्लिट के ये जो सेकेंडरी सोर्सेस से निकले हुए वेवलेट है, ये जो वेवलेट्स है, इनके वेवलेट्स, ये वेवलेट्स मीट होकर पैटर्न बनाते हैं, दे फॉर्म द पैटर्न। सो डायफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ दिस वेवलेट्स एक्चुअली। ये जो अंदर के वेव्स है, इनके सुपरपोजिशन की वजह से आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। whereas यहाँ पर हम दो अलग अलग वर्चुअल सोर्सेस से ही पूरे के पूरे वेव को इंटरफेयर करवा देते हैं। यहाँ पर भी वेव ही इंटरफेयर कर रहा है, बट यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स से निकला हुआ वेव्स इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ पे हम दो वेव्स को पर्टिकुलरली इंटरफेयर करवा रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि वाइल इंटरफेयरिंग बहुत सारे वेव्स एक दूसरे को, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर एक क्या निकला, दूसरा ये निकला, ये दोनों वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर किए और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा, इसमें बहुत सारे वेव्स होंगे जो इंटरफेयर होंगे। डायफ्रैक्शन में एक साथ बहुत सारे वेवलेट्स इंटरफेयर करके आपको पैटर्न बनाकर देते हैं, whereas इंटरफेरेंस में हम दो ही वेव्स को पर्टिकुलरली मीट करवाकर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं। समझ में आया? यहाँ पर बहुत सारे वेव्स एक दूसरे को मीट होंगे, एक यही दो, मैंने तो आपको सिर्फ दो दिखाया है, ऐसे बहुत सारे वेवलेट्स होंगे जो एक दूसरे को आकर मीट करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे विल, जहां पर भी वो मीट करेंगे आके, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन यू विल फाइंड दैट वेदर इट दे विल फॉर्म अ डायफ्रैक्शन फिनोमिना कि दे विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये वेवलेट्स मिलकर किसी पॉइंट पे अगर ये आके मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे वेव्स होंगे जो आकर मीट होंगे, देयर विल बी डिफरेंट वेव्स। सो ये जो वेवलेट्स आकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ये डिसाइड करेगा, ये इटसेल्फ पैटर्न बताएगा कि इनके बीच का पार्ट डिफरेंस बताएगा कि यहाँ पर आपको डायफ्रैक्शन फिनोमिना मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये इन दोनों वेवलेट्स का और इनके बीच के वेवलेट्स का सबका कंडीशन आपको बताएगा कि यहाँ पर जो आप ऑब्जर्व करने वाले हो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब आपको मैक्सिमा मिलने वाला है या मिनिमा मिलने वाला है। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस होल कंसेप्ट, जरा ध्यान से समझो। या आई एम कीपिंग द सोर्स, दिस इज माय इंटरफेरेंस पैटर्न। हम दो स्लिट्स बनाते हैं, उन दो स्लिट से हम दो वेव्स को भेजते हैं, इन दोनों के बीच का जो वेवलेंथ होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर हमको कौन सा पैटर्न मिलने वाला है। इट विल बी कंस्ट्रक्टिव और इट विल बी डिस्ट्रक्टिव, वो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस बताता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक ही सिंगल स्लिट में, हमने स्लिट एक सिंगल रखी हुई है, ओके, इसी सिंगल स्लिट के जो सेकेंडरी सोर्सेस जो निकले हुए वेवलेट्स है, ये वेवफ्रंट्स एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। When they will interfere and meet at a screen, हमने यहाँ पर सामने एक स्क्रीन रख दी। अब यहाँ पर सिर्फ ये दो लाइट्स नहीं डिसाइड करने वाली, ये दो वेवलेट्स नहीं डिसाइड करने वाले हैं कि दिस विल बी एन इंटरफेरेंस पैटर्न और डायफ्रैक्शन पैटर्न, दिस विल बी अ मैक्सिमा और मिनिमा। ऑफ कोर्स दिस इज इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये सिर्फ ये दोनों वेव्स नहीं डिसाइड करेंगे, इनके बीच के जो और भी वेवलेट्स कोइंसाइड होने वाले हैं ना, वो भी डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको ये दो दिखाया, इसके बीच में बहुत सारे वेवलेट्स हैं, देयर विल बी डिफरेंट वेवलेट्स, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रे ऑफ लाइट। सो ये सारे वेवलेट्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ ये दो डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पर मिलजुल कर डिसाइड होता है कि वेदर इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मिस। समझा? यहाँ पर सिर्फ दो वेव्स डिसाइड करेंगे, यहाँ पे इनका भी इसका पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि वेदर इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। बट यहाँ पर एक ही स्लिट है, तो हर वेवलेट डिसाइड करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेट्स डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव, दैट इज यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिल रहा है। ये केस आपका पूरा वेवलेट का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। अब वो क्या कॉम्बिनेशन है वो हम आगे जाके समझेंगे, बट यहाँ तक सबको क्लियर है? सो आप सिंपली बोल सकते हो कि डाइफ्रैक्शन इज एन इंटरफेरेंस फिनोमिना ओनली। यहाँ पर भी इंटरफेरेंस ही हो रहा है, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, कि यहाँ पर हम पूरे वेव को इंटरफेयर करवाते हैं, यहाँ पर उसके वेवलेट्स की इंटरफेरेंस की वजह से वी गेट द पैटर्न। सो यहाँ पर वेवलेट्स आर समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ऑफ कोर्स ये वेवलेट ही तो स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से हमको डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, ये शैडो वाले एरिया में जा रहा है, अदरवाइज वो तो सीधा यहीं पर आकर रुक जाता। हमको आजू बाजू में जो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है वो इन वेवलेट्स की स्प्रेडिंग की वजह से ही तो मिल रहा है। तो ये वेवलेट्स का मीटिंग ही ये बताता है कि जहां पर भी दो वेवलेट्स या बहुत सारे वेवलेट्स एक दूसरे को मीट होंगे, वो बंडल ही बताएगा कि वेदर इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव और वेदर इट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, ये पूरा बंडल बताएगा कि at that particular point it will be a constructive, that is maxima, or at that particular point it will be a destructive। ये ग्रुप फिनोमिना है, ग्रुप में इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर हम दो को ही करवा रहे हैं। आगे जाके और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने वाले हो तो प्लीज इसको एंगल्फ करना चालू करो, और चीजें समझ में आ रही है क्या वो समझो कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेट्स। यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल सिंगल पॉइंट्स को सिंगल दोनों स्लिट से निकले हुए वर्चुअल सोर्सेस से निकले हुए वेव्स की बात कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जो कि आना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है कि मिस जब हमने यहाँ पर स्लिट्स बनाई तो इस स्लिट्स में भी तो हमको वो फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा। चलो यहाँ पर सिंगल स्लिट था, पर अगर यहाँ पर एक स्लिट है तो ये स्लिट के बीच में भी हमको डाइफ्रैक्शन फिनोमिना देखने के लिए मिलना तो चाहिए ही। करेक्ट? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये सिंगल स्लिट था, मैंने ये स्लिट के अंदर की कहानी बताई है, तो यहाँ पे भी तो स्लिट के अंदर की एक अपनी अपनी कहानी होगी। बहुत तो नैरो अगर होगा आप ना। एग्जैक्टली नैरो होगा तो भी ये भी बहुत नैरो होगा, वी नीड टू मेक इट नैरो, क्योंकि वेव का आपका सोर्स का जो आप लाइट यूज करने वाले हो इट इज अ विजिबल लाइट, उसका वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, और आपका साइज ऑफ द स्लिट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ योर वेवलेंथ। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नैरो। इट इज, मैंने आपको ये मैग्नीफाई करके दिखाया है कि आप समझो कि बंडल का काम यहाँ पर हो रहा है। सो ये जो स्लिट्स है ना, इनकी भी अपनी एक कहानी होगी जिसके अंदर डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, बट होता यह है कि इस स्लिट में इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो वेव्स की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, ये डोमिनेंट हो जाता है, इस वजह से हमको डाइफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता। हमको डाइफ्रैक्शन का मेन इफेक्ट इस पर्टिकुलर पैटर्न में इसीलिए नहीं देखने के लिए मिलता क्योंकि मेन जो डोमिनेंट वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर इंटरफेरेंस का हो जाता है, इन दो वेव्स के इंटरफेरेंस का हो जाता है, इसलिए इस सेकेंडरी जो सोर्सेस इसके बीच के हैं वो कोई खास काम नहीं कर पाते। समझा? सो मतलब जो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, उसमें एक्चुअली डाइफ्रैक्शन भी होता है, पर डाइफ्रैक्शन का अमाउंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमको वेव्स के इंटरफेरेंस का पैटर्न अच्छे से स्क्रीन पे दिखाई देता है, एंड दिस ऑलमोस्ट बिकम नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो डाइफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट स्लिट के अंदर सेकेंडरी सोर्सेस से निकले हुए वेवलेट्स का जो इंटरफेरेंस होता है और जो पैटर्न बनता है, दैट गिव्स यू द डाइफ्रैक्शन पैटर्न। सो अगेन ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स। दूसरी बात क्लियर हो गया कि व्हाई आई वाज कॉलिंग इट इज लाइकली एन इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे भी वेवलेट्स आर गेटिंग इंटरफेयर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करके ये पैटर्न बना रहे हैं, और एक्चुअली बहुत सारे वेवलेट्स इंटरफेयर करके ये पैटर्न बना रहे हैं। होप समझ में आ रहा है कुछ? Here I'm stopping for 2 minutes.
मैं सारी चीजें आपके सामने रख रही हूँ, कहीं पर कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो। स्पेशली ये वाला पार्ट जो मैंने बोला कि दिस बंडल इज वर्किंग, यहाँ पर हम दो वेव्स का इंटरफेरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे बंडल ऑफ वेवलेट्स आर गोइंग टू इंटरफेयर एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड दैट वेदर इट इज एन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना, क्योंकि इसके ऊपर हम आगे बहुत बड़ा प्रूव करने वाले हैं। सो प्लीज आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, डाइफ्रैक्शन के फिनोमेना को अच्छे से समझो एंड व्हाई आई कॉल्ड इट एन इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ओनली। ये मैंने वर्ड क्यों यूज किया उसको समझने की कोशिश करो, अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो। एंड आई वांट यू टू आस्क द क्वेश्चन नाउ। मैं चाहती हूँ कि तुम पूछो, तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो कि मिस ऐसा कैसे हो रहा है, मिस क्या हो रहा है। आई वांट यू टू आस्क, ऐसा कुछ भी डाउट दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इस वजह से आप आगे का कोई फिनोमिना मिस कर जाओ कि अरे अब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपका बेस है, ये मैं आपका रूट रेडी कर रही हूँ डाइफ्रैक्शन समझने के लिए। तो ये समझेगा तो आगे जो समझाऊंगी ना वो और अच्छे से समझेगा, अदरवाइज आप इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं लिख के देती हूँ। ओके, सो आई वांट यू टू मेक योर रूट स्ट्रांग सो दैट डाइफ्रैक्शन जब आप पढ़ो आपको फ्लिक को अच्छा मिस ये बोल रही है। ओके, सो आई वांट यू टू लिसन इट एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। कुछ भी ऐसा छोटा सा भी अगर आपको दिमाग बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू कन्विंस यू। अगर राइट होगा तो आई विल ट्राई टू कन्विंस यू, अगर रॉन्ग होगा तो मेरे पास कुछ नया इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो प्लीज थिंक ऑफ। हेलो मिस। हाँ बोलो सौरभ। मिस वो जो आपने बोला ना कि वो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें डायफ्रैक्शन बहुत ही कम होता है, एकदम कम हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं मिस। वो सौरभ देखो यहाँ पर मेन वर्चुअल सोर्सेज एक दूसरे को मीट करने वाले हैं। ओके, इनके सी कम हो जाता है, इसका मतलब मेरा कम होने का मतलब क्या था वो समझो। अपने आप ऐसा अमाउंट कम नहीं हो रहा है। हम किसी चीज को नेग्लिजिबल कब बोलते हैं, जब उससे कोई हैवी चीज हमारे सामने होती है। करेक्ट, वी से दैट इट इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पे एक्सिस्ट नहीं कर रहा है या वो रिड्यूस हो गया है। उसका मतलब ये है कि उसके सामने जो चीज है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपके पास दो मोशंस होते हैं और आप बोलते हो कि ऑन एन एवरेज दिस इज नेट रोटेशनल मोशन, तो वो रोटेट होते हुए वो बहुत सारे मोशंस परफॉर्म कर रही होती है, बट आप उसको नेट रोटेशनल में क्यों लाते हो, क्योंकि उसका सारा जो कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल मोशन जैसा बिहेव कर रहा होता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप फिजिक्स में आप नेट के हिसाब से जाते हो। व्हेन यू से दैट फोर्स इज जीरो, इट डज नॉट मीन कि फोर्स वहां पे कम हो गया है, फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड। ओके, सो नेट को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर रिड्यूस नहीं हुआ है, बट इस फिनोमिना के सामने, इस इंटरफेरिंग फिनोमिना के सामने इसका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। ओके, सो कभी कभी आपको ऐसा भी बोला जाता है कि इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो आपको दिमाग में सीधा लाना है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस जैसा था वैसा ही डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना है। अगर मैं किसी तरीके से इस फिनोमिना को भूलकर सिर्फ इन डाइफ्रैक्टिंग फिनोमिना को देखने की कोशिश करूं तो मुझे डाइफ्रैक्शन का ऐसा ही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ईच स्लिट विल क्रिएट इट ओन डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ईच स्लिट से अपने अपने वेवलेट्स निकलेंगे और एक नया डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनते हुए मिलेगा हमको। पर मिस अगर तो एक्चुअली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हमेशा ये जो अपना डायफ्रैक्शन है मैम वो हमेशा कम ही होगा क्या? होता है कम होगा, मतलब इंटरफेरेंस जो आप कर रहे हो वर्चुअल सोर्सेस से। सी वो ये जो ज्यादा। जब स्लिट वाला फिनोमिना लाया गया, लिसन सौरभ, हाँ। जब ये स्लिट वाला, अगर आप स्लिट लेके कंसीडर करके काम कर रहे हो तब तो वहां पर आपको सिर्फ वहां पे डाइफ्रैक्शन अलोंग विद इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा। बट जब आप वर्चुअल सोर्सेस वाला लेकर करते हो, ओके, वर्चुअल सोर्सेस वाला आप लेकर करते हो, वहां पर इंटरफेरेंस और डोमिनेंट हो जाता है, वहां पर इंटरफेरेंस और डोमिनेंट हो जाता है। सो इंटरफेरेंस के साथ डाइफ्रैक्शन एसोसिएटेड होता ही है, क्योंकि डाइफ्रैक्शन और हमेशा मिस। इंटरफेरेंस अगर एक तरफ से देखा जाए तो बोथ आर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ओनली। ये कोई अलग अलग दुनिया नहीं है, ये एक ही दुनिया है, बट दोनों से अलग अलग इफेक्ट अलग दिखने की वजह से हम इनको अलग अलग वे में पढ़ रहे हैं। कि यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द बंडल ऑफ वेवलेट्स, और यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा है हम पर्टिकुलरली दो वेव्स को कोइंसाइड करके बना रहे हैं। ओके, सो है दोनों इंटरफेरेंस, दोनों है सुपरपोजिशन ही, दोनों भी सुपरपोजिशन ही है, बट दोनों का
जो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, वो काफी अलग मिल रहा है, बिकॉज हियर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बंडल्स एंड हियर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टू वेव्स। तो पूरा वेव्स देखकर हम बात कर रहे हैं। सो इसीलिए इंटरफेरेंस को हमने बोला कि इट इज मीटिंग ऑफ टू वेव्स। और यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए वेवलेट्स के टर्म में समझाया कि यहाँ पर ये दोनों वेव्स का ही पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये पूरा वेवलेट्स का कॉम्बिनेशन समझाएगा हमको। ये पूरा वेवलेट्स का पैटर्न बताएगा कि मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलने वाला है या मिनिमा मिलने वाला है। तो ये इफेक्ट अलग अलग होने की वजह से हमको इसको अलग अलग वे में पढ़ना पड़ा, अदरवाइज बोथ आर इंटरफेरेंस ओनली। हियर आल्सो वेव्स आर गेटिंग interfered only and here also waves are getting interfered only, but here wavelets are working together। यहाँ पर हम particularly पूरे wave को लेकर काम करवा रहे हैं। So you say interference is an superposition of two waves, whereas diffraction बोलते समय आप दो waves का part नहीं बोलते हो, आप बोलते हो diffraction is all about the wavelets। secondary waves आप even अगर आप उसका define भी करते हो तो आप simply बोलते हो कि diffraction is all because of the secondary sources between the two sources between the slit, in which these two sources are creating a wavelets, and this wavelets, ये जो पूरा wavelets है ये decide करेगा कि whether it is in constructive or destructive phenomenon। मैम वेवलेट्स के वजह से तो वेवफ्रंट भी बनेगा ना उसके आगे जाते जाते। हाँ ऑफ कोर्स बनेगा। तो उसके आगे फिर वेवलेट्स मतलब क्रिएट होगा। हाँ, ये फिनोमेना कंटिन्यूसली चलता है अभिषेक। दिस इज माय मेन सोर्स, इसने वेवलेट्स, दिस एरोज आर कॉल्ड एज वेवलेट्स। इस यही एरो का जो एनवेलप होता है उसको हम वेवफ्रंट बोलते हैं। अब दिस विल स्टार्ट वर्किंग लाइक अ सोर्स, दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग वेवलेट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ऐसे ही कंटिन्यू वेवलेट्स बना। हाँ, जब तक उसका पूरा एनर्जी डैम्प नहीं हो जाता तब तक ये चीज चलती रहती है। आप पानी में कभी आप ऑब्जर्व करो, इसलिए तो हाइजन ने इसको पानी से एक्सप्लेन करके इस फिनोमेना को समझाया था कि रिपल्स आगे आगे बढ़ते ही जाते हैं ना, हर एक टाइम के बाद बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग वो रिपल्स ये हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, एनर्जी इज कन्वर्टेड, टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड। सो ये चीज आगे होती जाएगी। बट सिंस वाटर इज अ मैकेनिकल वेव, उसका मैकेनिकल वेव से कंपेयर करना गलत हो गया। बट बाकी के जो उसने फिनोमेना कंसीडर करके समझा है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है। अगर इवन आप अभी भी लाइट को ऑब्जर्व करो तो यू विल फाइंड कि इन ऑल द डायरेक्शंस यू आर फाइंडिंग अ सर्कल। इसीलिए हाइजन प्रिंसिपल को थोड़ी सी वैल्यू देना स्टार्ट की गई, क्योंकि वी कैन नॉट कंपेयर इट टू मैकेनिकल वेव, बट इफ यू ऑब्जर्व द लाइट आपको ऐसा वेवफ्रंट देखने के लिए मिलता है। एंड वेवफ्रंट्स है क्या? वेवफ्रंट्स तो सिंपली कुछ नहीं है, ये मेरा सोर्स है, इस सोर्स से मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में सेम अगर मेरे सोर्स का स्पीड c है इन द टाइम t, ऑल द डायरेक्शंस, क्योंकि पार्शियलिटी जैसा तो कुछ होगा नहीं, ऑल द डायरेक्शंस में मेरे लाइट रेज पास होने वाली है। इसीलिए उसके फिनोमेना को वेवफ्रंट के नाम को थोड़ी सी वैल्यू दी गई कि ये कोई गलत बात नहीं, उसने कुछ गलत नहीं कहा, इट इज करेक्ट कि अगर मैंने एक बीच में सोर्स रखा है तो हर डायरेक्शन में आपकी जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में स्प्रेड होने वाली है। और अगर इक्वल अमाउंट में स्प्रेड होने वाली है तो अगर मैं एक टाइम t के बाद देखूं तो इट विल फॉर्म अ सर्कल व्हिच वी कॉल्ड एज अ वेवफ्रंट। तो अंदर के एरोस को उसने वेवलेट नाम दे दिया और ये जो इन एरोस का जो एनवेलप है उसको उसने वेवफ्रंट नाम दे दिया। दैट्स ऑल। यही वेवफ्रंट आके फिर अब ये उसने इस तरीके से समझाया कि अब ये जो वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट पे जो पार्टिकल्स होंगे, इस वेवफ्रंट के ऊपर जो फोटॉन्स होंगे, दे विल स्टार्ट वर्किंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। अब ये सेकेंडरी सोर्स क्या करेंगे? वेवलेट्स क्रिएट कर। अब ये नए वेवलेट्स का वापस एनवेलप बनाओगे और वो आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो सबको सब कुछ क्लियर है अभी तक? दैट interference is all because of the interfering of these two waves, whereas जो diffraction होता है वो स्लिट के अंदर के जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं उनके निकले हुए वेवलेट्स की इंटरफेरेंस की वजह से डायफ्रैक्शन पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, शुड वी गो अहेड? मैं आगे बढ़ूं? हेलो मिस, यस और नो प्लीज आंसर। बोलो मिस। एक लास्ट डाउट था कि कुछ ऐसा है क्या, मतलब अगर दो स्लिट्स हैं, मतलब ऐसा अगर 2 पॉइंट से लाइट पास हो रही है तो उस केस में
जो डोमिनेंट होता है वो इंटरफेरेंस होता है, और अगर सिंगल स्लिट से जा रही है तो फिर ये डायफ्रैक्शन डोमिनेंट रहेगा। एग्जैक्टली हाँ मिस, ओके मिस। क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ डायफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमको मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डायफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। एंड अगेन डायफ्रैक्शन इज एन इंटरफेरेंस ओनली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये भी इंटरफेरेंस ही है, बट ये वेवलेट्स का इंटरफेरेंस है। अगर आप वेवलेट्स को अगर आप ध्यान से सोचो तो वेवलेट्स आर आल्सो वेव्स ओनली, करेक्ट। सो अगर आप दो स्लिट से देखते हो तो मोस्टली यू फाइंड एन इंटरफेरेंस पैटर्न, बट ऑफ कोर्स यू नो टू रिक्वायर टू गेट अ परफेक्ट पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस। इसलिए अगर आपने हल्का सा भी वेवलेंथ में इधर उधर किया या आपने डिस्टेंस में इधर उधर किया दो सोर्सेस के बीच में, तो आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो डोमिनेंट होकर आपको परफेक्ट पैटर्न मिलता नहीं है। उसके बाद ये पैटर्न बनाने के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए आपको सारी चीजें बहुत परफेक्ट रखनी पड़ती है। सो है दोनों भी बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बना रहा है, मिनिमा बना रहा है, मैक्सिमा बना रहा है, दोनों केसेस में सेम ही हो रहा है, बट इसका इफेक्ट ऑल टुगेदर सारे वेवलेट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से मिल रहा है, और इसका इफेक्ट मोस्ट डोमिनेटली इन दो जो ये दो कोहेरेंट सोर्सेस से जो लाइट रेज निकली हैं उनकी मीटिंग की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पर हम ये पूरे सोर्स को ऑल टुगेदर कंसिडर कर रहे हैं, बट समवेयर इन दोनों वेव्स के बीच में, इन दोनों स्लिट्स के बीच में भी डायफ्रैक्शन फिनोमिना तो हो ही रहा है, बट इंटरफेरेंस के डोमिनेंसी की वजह से, इस पूरे कोहेरेंट सोर्स की डोमिनेंसी की वजह से जो हमको स्क्रीन पे पैटर्न देखने के लिए मिलता है, वी फाइंड इट एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम इसको इंटरफेरेंस की तरह पढ़ते हैं। तो जब हम दो लाइट्स को इंटरफेयर करवाते हैं, वी ओनली डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और वहीं पर जब हम सिंगल स्लिट लेकर बात करते हैं, ओके, वी से दैट इट इज एन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डायफ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द शैडो एरिया। ये स्प्रेडिंग जो हो रही है ये वेवलेट के स्प्रेड होने की वजह से हो रही है, अदरवाइज नहीं होती। अगर ये वेवलेट हर डायरेक्शन में क्रिएट नहीं होते तो आपको जो शैडो वाला एरिया, ये जो ऊपर का एरिया ये तो ब्लॉक्ड है, ये जो ऊपर का एरिया है ये तो ब्लॉक्ड है, यहाँ पे मिलना ही नहीं चाहिए था। तो इसीलिए हमने इस तरीके से डिफाइन किया बाद में डायफ्रैक्शन को कि ये जो वेवलेट्स है, ये वेवलेट्स क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द स्प्रेडिंग ये शैडो वाले एरिया में चले जाते हैं। तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको डायफ्रैक्शन को कि डायफ्रैक्शन इज एक्चुअली द रीचिंग ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेस का वेवलेट्स इनटू द शैडो एरियाज। इसीलिए डायफ्रैक्शन को थोड़ा सा अलग करके डिफाइन किया गया। ओके, दिस इज व्हाट इज डायफ्रैक्शन फिनोमेना। Are you clear with the things? Yes, miss. So diffraction and interference are closely interrelated with each other. Diffraction और interference ये दोनों एक दूसरे को interrelated है, सिर्फ पैटर्न अलग अलग देखने के लिए मिलता है, इनका इफेक्ट अलग अलग वजह से होता है। इस वजह से we say that it is we are studying it in a different part, हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। ओके, should I go ahead? प्लीज किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? ओके, नाउ ये स्लिट वाला पार्ट हो गया। अगर आप दो कोहेरेंट सोर्सेस लेके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाओ, जैसे कि हमने बाइप्रिज्म वगैरह में किया था, बाइप्रिज्म वाज एन ओपेक सब्सटेंस, तो वो लाइट तो अलाउ करने ही वाला है। सो यहाँ पर आपको डोमिनेंटली आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है, आपको डोमिनेंट वे में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आज के टाइम में जब भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने जाते हो, आपको या तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाता है, या तो आपको लॉयड्स मिरर का यूज करके दो वर्चुअल सोर्सेस बनाकर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए बोला जाता है। ये स्लिट वाला फिनोमिना क्योंकि डायफ्रैक्शन भी इसमें होता है, इसलिए ये स्लिट वाला फिनोमिना अब कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर डायफ्रैक्शन फिनोमिना भी होता है, जिसकी वजह से जो पैटर्न मिलेगा शायद इट विल बी नॉट दैट परफेक्ट जितना पैटर्न हमको परफेक्ट मिलना चाहिए। सो वी वांट अ परफेक्ट पैटर्न, तो मोस्टली अब बाइप्रिज्म का यूज करके दो वर्चुअल सोर्सेस बना के इंटरफेरेंस करवाया जाता है, सो दैट ये जो वेव्स है, ये जो दो वेव्स है, एक दूसरे को पर्टिकुलरली दो ये जो वर्चुअल सोर्सेस से निकली हुई लाइट है ये जाके पर्टिकुलरली मीट करे एंड वी विल फाइंड अ इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, सो नाउअडेज इंटरफेरेंस पैटर्न करने के लिए या तो बाइप्रिज्म का या तो लॉयड्स मिरर का यूज किया जाता है, इन दोनों का यूज किया जाता है फॉर फॉर्मिंग यंग्स एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, शुड आई गो अहेड? किसी को कुछ डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? अगर किसी ने कोई डाउट चैट बॉक्स में डाला है तो प्लीज आस्क मी।
आई कैन नॉट ओपन इट, मेरा कैमरा का सेटअप चेंज हो जाएगा। नहीं फिर ओके लेट्स गो अहेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो डाइफ्रैक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है। डाइफ्रैक्शन दो तरीके से किए जाते हैं। ओके, वन इज नोन एज फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। वन इज नोन एज फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन and the another one is known as Fresnel's diffraction. Fresnel's diffraction, Fresnel's बाइप्रिज्म भी पढ़ा है हमने, तो फ्रेस्नेल ने दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। One is known as Fraunhofer diffraction and the another is known as Fresnel's diffraction. Okay, now let's go ahead with the Fresnel's and Fraunhofer. क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। Fraunhofer diffraction में जो सोर्स यूज किया जाता है और जो स्क्रीन होती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। मतलब सोर्स काफी काफी दूर होता है आपके स्क्रीन से। जैसे कि अगर आप सन का एक्सपेरिमेंट ले लो, ओके, सन और स्क्रीन में डाइफ्रैक्शन देखने के लिए देखो, तो सन और स्क्रीन के बीच में देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो यहाँ पर जो डाइफ्रैक्शन होगा वहां पर उसको हम फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन में कभी कभी लेंसेज का यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है कि जो भी लाइट स्प्रेड होती हुई आ रही है उसको कन्वर्ज कर स्क्रीन पर देखा जा सके। We can converge it and we can observe it on the screen. So Fraunhofer diffraction is a diffraction pattern which is formed when source and screen are kept at infinite distance. Sun and screen का जो experiment होता है, it is a Fraunhofer diffraction phenomena. वहां पर lenses का use किया जाता है, particularly compulsory है आप lens use करो। अगर आप lens use नहीं करोगे तो आपको pattern जो है वो स्क्रीन पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लाइट स्प्रेड होती हुई आगे चली जाएगी। तो अगर आपको उसको मीट करवाना है, आपको उसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है किसी स्क्रीन पे, तो आपको लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करके आपको स्क्रीन पर आना पड़ेगा। सो फॉर दैट लेंसेज आर यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड से डाइफ्रैक्शन फिनोमेना देखने के लिए। Whereas फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शंस, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इससे कि सोर्स और स्क्रीन काफी पास होते हैं एक दूसरे से, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पास होने की वजह से, सोर्स के पास होने की वजह से आपको लेंसेज की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, यू डोंट रिक्वायर लेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल्स, फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल्स डाइफ्रैक्शन। पैटर्न आपको दोनों में सेम देखने के लिए मिलेगा। दैट हियर सोर्स एंड स्क्रीन आर केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। For that, since the source is at infinite distance, you require a lens to converge the ray of light on the screen. Whereas in this Fresnel's diffraction phenomena experiment, you need to have source and screen very close to each other, मतलब काफी पास में होने चाहिए, not at infinite distance, and lenses की requirement नहीं होती है because distance is very less. So this is what is the difference between Fresnel's and Fraunhofer's and Fresnel's diffraction. Okay, let's go ahead with the experimental setup of Fraunhofer's diffraction. यहाँ से जरा चीजें समझना स्टार्ट करो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल्स डाइफ्रैक्शन, ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा, जैसे हमने वहां पर कंडीशंस निकाली थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या कंडीशंस का रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या कंडीशंस का रिक्वायर्ड है, वैसे यहाँ पे भी मैक्सिमा बनाने के लिए क्या कंडीशन का रिक्वायर्ड है, मिनिमा बनाने के लिए क्या कंडीशन का रिक्वायरमेंट है, ये सारा आपको फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मिलेगा। वी आर गोइंग टू प्रूव इट विद फ्राउनहोफर्स डाइफ्रैक्शन। ओके, फ्राउनहोफर्स डाइफ्रैक्शन का यूज करके, दैट इज सन और स्क्रीन का यूज करके, लेंसेज का यूज करके हम सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा इनके पार्ट डिफरेंस का कंडीशंस निकालेंगे कि व्हेन देयर विल बी व्हाट वी विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन देयर विल बी व्हाट वी विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न। कब हमको कंस्ट्रक्ट होके मिलेगा डाइफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, कब हमको ब्राइटनेस मिलेगी, कब हमको डलनेस मिलेगा, कब हमको ब्राइटनेस मिलेगी, ये सारे कंडीशंस हम फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन से प्रूव करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रूव इट। ओके, अब तुम लोग के दिमाग में एक सिंपल आ रहा होगा, मिस इट इज एन इंटरफेरेंस ओनली। सो इंटरफेरेंस है तो ऑड मल्टीपल एंड इवन मल्टीपल वाला कंडीशन आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट है, आई होप सो। अब ऐसा ही कुछ बहुत खतरनाक पढ़ने वाले हो, बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब करने वाला है,
तो उसको पैक करके जरा सा साइड में रख दो थोड़े देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं बोल रही हूँ, थोड़े देर के लिए इसको थोड़ा पैक करके थोड़ा सा साइड में रखना। सिर्फ लैम्बडा बाय 2 का कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना। बोलो। नहीं, मैं कुछ नहीं। Okay, let's go ahead with the experimental setup of Fraunhofer's diffraction. I am showing you, let's go ahead with the ray diagram. So we are starting with experimental setup of Fraunhofer. See, यहाँ से बहुत concentration रखना, क्योंकि मैं अगर तुमने बीच में कहीं पे भी कुछ मिस किया उसके बाद आपको कुछ नहीं समझेगा, मैं लिख के देती हूँ ये बात। So your concentration should be very very strong over here. और मैं चाहती हूँ कि ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन आप आज का आज 5-10 मिनट्स का टाइम निकाल कर पढ़ लो, तो आपका इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, अदरवाइज पूरे साल कंफ्यूज रहोगे कि क्या हो रहा था। Okay, so let's go ahead with the experimental setup of your Fraunhofer diffraction. Let's say there is a source sun, जिससे wave fronts निकलते हैं। Of course you know कि sun से wave front हमारे पास आते आते it becomes a plane wave front because the source is very much far away from there. So what we used to do, we used to use one lens. ये lens लेते हैं और ये जो sun से आया हुआ plane wave front है उसको हम जरा फोकस करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, and let name that as y and y dash. एक perfect plane wavefront बन गया by converging all the light in particular plane. Now what we are going to do, एक slit रखा है सामने. Okay, let keep one slit. एक opaque substance में एक slit बनाते हैं. Of course it is perpendicular to the plane of the paper. So सामने एक ऐसा slit रख दिया. यहाँ पर sorry, I did a mistake. We'll go ahead again. वापस जाते हैं, मैंने स्लिट का प्लेस ही नहीं ओपन किया। सो दिस वाज अ सोर्स एस, यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है सो दैट आपका एक परफेक्ट प्लेन वेव फ्रंट बन जाए। हालांकि सन से आया हुआ सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन ही होता है, बट उसको परफेक्टली एक प्लेन में लाने के लिए आई एम यूजिंग दिस लेंस। ओके, ऑफ कोर्स लेंस बहुत पतला बनाना, इतना मोटा लेंस होता नहीं है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना, मतलब ऊपर जितना पार्ट होना चाहिए उतना नीचे भी होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया बनाने में। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आपको पता है अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो आपको पता है कि इट इज द सेंटर पार्ट, यहीं से आप अपना लाइन ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो, सो वहां से लाइट बिल्कुल डेविएट नहीं होती। इसीलिए मैंने बोला कि ऊपर इक्वल और नीचे इक्वल बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर मेरे जैसा डायग्राम नहीं होना चाहिए कि ऊपर आप छोटा बनाओ नीचे आप बड़ा बनाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों साइड में लेंसेज इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, कीप इट इन माइंड। अगर ऊपर आप 3 यूज कर रहे हो तो नीचे भी आप 3 यूज करोगे, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैंने पेन से बना दिया, अदरवाइज आई हैव करेक्टेड इट। सो ये बात आपको प्लीज अपने दिमाग में रखना, अगर आप नीचे का 3 यूज करो तो ऊपर का भी आपको 3 यूज करना है। दिस लेंस शुड बी लाइक दिस, दोनों साइड में इक्वल लेंथ होना चाहिए तो ही योर लेंस इज परफेक्ट, अदरवाइज योर लेंस इज नॉट परफेक्ट, आप रॉन्ग बना रहे हो। ये सारी चीजें यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ऐसा डायग्राम नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने आप लाइंस यूज करोगे, अगर आपने यहाँ पर 2 लाइंस तक आपका लेंस को खत्म किया है तो यहाँ पर नीचे भी आप 2 लाइन तक लेंस को खत्म करोगे। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपका टीचर पहले डायग्राम देखते हैं काट देगा, दे विल रॉन्ग इट कि वो रॉन्ग है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना पार्ट होता है उतना ही नीचे भी पार्ट होता है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट व्हेन यू आर ड्राइंग दिस लेंस इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रेज होना चाहिए। मैं आई एम शोइंग यू द डायग्राम, जरा उस डायग्राम को फोकस करो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, बट वेट फॉर व्हाइल एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम क्या किया है। दिस इज अ सोर्स, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, एज ए सेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना, यहाँ पर भी नीचे 3 है, ऊपर 2.5 है, ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा और परफेक्ट बनाना है और इसको थोड़ा कर्विंग बनाना, इट शुड बी क्वाइट कर्विंग। ओके, सो दिस आर द मिस्टेक्स व्हिच आई एम पॉइंटिंग यू आउट, ये सारी चीजें आप करोगे। ओके, नाउ जितना ऊपर है उतना ही नीचे ऐसा एक्सिस आपको बनाना है।
दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। आपने यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट ली है, ये सोर्स ऑफ लाइट से ये रेज निकल रही है, मैंने इसको पर्टिकुलर प्लेन में लाया, मैंने उस प्लेन वेव फ्रंट का नाम दिया वाई वाई डैश। मैं इतने दूर के एरिया को कंसिडर कर रही हूँ, इतने दूर के प्लेन को कंसिडर कर रही हूँ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज अ स्लिट, ये एक ओपेक स्लिट है जिसका डिस्टेंस मैंने ए और बी, ये ओपन एरिया है, ए से बी तक ओपन एरिया है, और उसके ऊपर देयर इज एन ओपेक मटेरियल, वुडन ओपेक मटेरियल है। मैंने काफी मैग्नीफाई करके दिखाया, इतना बड़ा मोटा नहीं होता, बहुत छोटा स्लिट होता है, कीप इट इन माइंड। बहुत थिकनेस नहीं होती स्लिट की, स्लिट बहुत पतला होता है, पर इसको जरा सा मैग्नीफाई किया है कि आप चीजों को समझ सको। ओके, स्लिट बहुत छोटा होता है, इतना मोटा डिस्टेंस, इतना नैरो डिस्टेंस नहीं रखते स्लिट्स, सॉरी इतना वाइड डिस्टेंस नहीं रखते स्लिट्स के बीच में। सो दिस ए बी इज द स्लिट, और इन ए बी के, इस ए बी का जो डिस्टेंस है, ये स्लिट का जो पर्टिकुलर लेंथ है, इन दोनों बीच का, ये दोनों जो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल ए। ओके, दैट इज स्मॉल ए। जैसे वहां पर आई एम कंपेयरिंग, जैसे वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न में दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस वो स्मॉल डी, वैसे यहाँ पर इस पूरे स्लिट का जो, ये जो स्लिट का विड्थ है, दैट इज गिवन बाय स्मॉल ए। ओके, अब व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ से ये प्लेन वेव फ्रंट आया, इस नैरो स्लिट्स के अंदर से अब ये पास होने वाला है। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कीप वन मोर लेंस सो दैट माय आई कैन फोकस माय लाइट ऑन द स्क्रीन। ओके, दोनों लेंसेज का रखने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आई वांट टू फोकस माय लाइट ऑन द स्क्रीन। नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लिट, जब मेरा इस स्लिट से मेरी ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ये क्रॉस होगी, ऑफ कोर्स इफ यू ऑब्जर्व इट एट द सेंटर एट पॉइंट पी नॉट, दोनों के लिए जो पाथ कवर्ड होगा बाय दिस पर्टिकुलर वेव फ्रंट, सारे जो पाथ कवर होंगे सारे वेवलेट्स के, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबका जो पार्ट डिफरेंस होगा, व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस एट द सेंटर। सारे वेवलेट्स के लिए मैंने 3 वेवलेट्स दिखाए हैं, सारे वेवलेट्स के लिए पार्ट डिफरेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी नॉट विल बी सेम, सो पार्ट डिफरेंस विल बी 0। जो पाथ कवर्ड होगा बाय ऑल द वेव फ्रंट्स, by all the wavelets, sorry, by all the wavelets at this particular point will be 0, part difference will be 0. So of course at p naught you are going to get a central maximum, यहाँ पे आपको central maximum मिलने वाला है, सबसे bright point मिलने वाला है यहाँ, and वो एकदम source के सामने होता है, this is in the front of the source, जहाँ पर आपको central maxima देखने के लिए मिलता है। Clear with this till much? यहाँ तक clear till now? अभी तक सारी चीजें clear है? That at this particular point P naught, please answer yes or no, otherwise मेरे को नहीं समझेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। You are not in front of me. मिस ये तो ऐसा लग रहा है कि इंटरफेरेंस सेम लग रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि आपको लगेगा, क्योंकि है ये इंटरफेरेंस ही, बट ये सिंगल स्लिट की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ये दो सोर्सेज यूज नहीं कर रहे, ये सिंगल स्लिट है, मैंने इसको मैग्नीफाई किया हुआ है। This is a single slit and these are the wavelets of this secondary sources which are present inside this particular slit. बहुत सारे secondary sources हैं इनके बीच में। मैंने आपको 3 रेज दिखाई है खाली। There are many wavelets which are present here. मैंने इसलिए बोला इसको बंडल में कंसीडर करना, that it consists of number of wavelets inside, और सारे wavelets को यहाँ पहुंचने के लिए जो पाथ लगने वाला है, जितना ऊपर वाले को लगने वाला है उतना ही पाथ नीचे वाले को भी लगने वाला है। मैंने सिर्फ आपको 3 रेज से दिखाया है। There are number of wavelets which are present between these two particular points. ये एक सिंगल स्लिट है, ये सारे, इसलिए मैंने ये सारे डिफरेंसेस आपको पहले ही सिखाया कि आपको ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। मैं आपको ये सारी चीजें पहले से ही रूट अप कर दी गई हूँ कि यहाँ पर वी आर नॉट यूजिंग 2 स्लिट्स, यहाँ पे ये सिंगल स्लिट है। इस सिंगल स्लिट के बीच में देयर आर नंबर ऑफ वेवलेट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस है, हर सेकेंडरी सोर्स वेवलेट क्रिएट कर रहा है। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सारे वेवलेट्स को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेम पाथ कवर करना पड़ रहा है। So that is the reason कि part difference between all the wavelets which are reaching at the particular point P naught is 0, क्योंकि सबको same path cover करके इस distance पे पहुंचना पड़ रहा है, and that is the reason you get a central maxima here. Hope you're clear. सबको समझा है? Yes or no? Please answer. आकांक्षा, अमला, yes. हेलो, हाँ, बोलो। जैसे कोई वेवलेट बी के जैसे बगल है, हाँ, तो फिर अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा पी नॉट, तो वो तो सेम नहीं रहेगा ना। ये बी के बाजू वाला है, ठीक है, तो इसके बाजू में भी एक होगा, उससे इसके बाजू में भी एक होगा। अगर बी से कंपेयर करें तो फिर बी से कंपेयर करोगे तो नहीं,
बट पैटर्न कैसा बनता है? बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है ना। ये बी से निकलता हुआ वेव थोड़ी ना बी को जाके मीट होगा, बी नॉट से इस पॉइंट से निकलता हुआ वेव थोड़ी ना बी को मिलने वाला है। ये किसको मिलने वाला है? ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, मैंने ये लेंस ही इसलिए रखा है कि ये प्रॉपर्ली मुझे पैटर्न बना के दे। सो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको मीट करेगा? इसको आके मीट करेगा, कुछ यहाँ पर ऐसा। अच्छा, उसके जस्ट अपोजिट वाला। यस, ये जो मैंने लेंस रखा, मैंने आपको पहले बोला, ये लेंस रखने का मेरा रीजन यही है कि मैं स्क्रीन पे मेरा इंटरफेरिंग पैटर्न्स ऑब्जर्व कर पाऊं, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाऊं। तो जैसे ए आकर बी को मीट करके पी नॉट बना रहा है, जस्ट ए के बाजू वाला आकर और बी के जस्ट बाजू वाला आकर मीट कर पी नॉट बनाएगा, फिर उसके बाजू वाला आकर यहाँ से आकर इस पे मीट करेगा, यहाँ से आकर इस पे मीट करेगा एंड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू क्लियर एवरीवन? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ के आजू बाजू वाले सारे पॉइंट्स आकर एक दूसरे को इंटरफेयर करके यहाँ पर पैटर्न बना कर देंगे। समझा? Yes or no? Please unmute yourself Yes, and miss. say yes, Yes, no. Okay. So Yes, ma'am. सारे वेवलेट्स जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने वाले हैं, सबका पार्ट डिफरेंस विल बी 0। ए और बी के बीच का पार्ट डिफरेंस है 0। दे विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट का वेवफ्रंट वेवलेट और इसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट का वेवलेट एक दूसरे को आकर मीट करेंगे, अगेन द पार्ट डिफरेंस इज 0। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि ये वेवलेट्स की वजह से सब हुआ है। यहाँ पर why we are learning diffraction as a different phenomena, because it is all because of the interfering of wavelets inside। ये चीज मैंने पहले ही फोकस करवाई आपको कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ये एक सिंगल स्लिट है, हम दो सोर्सेस का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम दो कोहेरेंट सोर्सेस का यूज नहीं कर रहे हैं। हम सेकेंडरी सोर्स की वजह से जो इंटरफेरेंस होता है, ये जो अंदर की जो बहुत सारी सेकेंडरी सोर्सेस है, इनके वेवलेट से निकल, इनके वेवलेट्स की वजह, इनके वेवलेट्स के इंटरफेरेंस की वजह से जो पैटर्न मिलता है, दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। ओके, सो एट पॉइंट P नॉट all the wavelets from both the sides will cover equal paths. So A and B, of course, they are traveling the same path, so path difference is 0. फिर उसके जस्ट बाजू वाला, अगर मैं इसको A नॉट बोलूं और इसके जस्ट बाजू वाले को B नॉट बोलूं, तो A नॉट and B नॉट is going to meet. A नॉट and B नॉट is going to meet and they will form an interference pattern. एक चीज समझ गई होगी कि ये अगर सेंटर O है, सेंटर O है तो सेंटर के इस साइड वाले और इस साइड वाले एक दूसरे को मीट करके पैटर्न बनाने वाले हैं। इस साइड के सारे पॉइंट्स और इस साइड के सारे पॉइंट्स एक दूसरे को मीट करेंगे और यहाँ पर पैटर्न बना कर देंगे। जैसे B नॉट A नॉट को मिलेगा, फिर उसके बाद A1 आएगा, यहाँ से B1 A1 एक दूसरे को मीट करेंगे, फिर A2 आएगा, यहाँ से B2 A2 एक दूसरे को मीट करेंगे, फिर उसके बाजू में लेट्स से A3 आया, A3 और B3 एक दूसरे को मीट करेंगे एंड इन दिस वे इट विल फॉर्म अ पैटर्न हियर। सो दोनों साइड से वेवलेट्स एक दूसरे के पास आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ पैटर्न हियर। So at P naught you will get the central maximum. Okay, now let's discuss that particular point P, which is at distance y from the P naught. थोड़ा एक y distance पे है। Of course, इस slit के बीच में और screen के बीच में जो distance है, that is represented by capital D. Same आपका interference जैसा। Distance between the slit and the screen is capital D. यहाँ पर slit का जो width है उसको A दिया है, वहां पर दो slits के बीच का जो difference था उसको हम D देते थे, स्मॉल d, ठीक है। और यहाँ पर स्लिट का जो डिफरेंस है दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ए, सॉरी स्लिट का जो विड्थ है दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ए। समझ में आ रहा है सबको? सबको यहाँ तक ये डायग्राम क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछो, आगे बढ़ू? यस और नो? हाँ मिस। So let's discuss at this particular point P, which is at y distance from central maxima. सेंट्रल मैक्सिमा से एक y डिस्टेंस पे है एट पॉइंट P, जहां पर हमको देखना है कि वहां पर वो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। क्या कंडीशंस होंगी कि यहाँ पर मुझे वो मैक्सिमा बना के देगा और क्या कंडीशंस होंगी कि यहाँ पर वो मुझे मिनिमा बना के देगा। एक बात हमेशा याद रखो, हर वक्त जब भी पढ़ा रही हूँ, दिस इज एन डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है और इसका मेन डिफरेंस यही है कि हम यहाँ पर वेवलेट से रिलेट कर बात करने वाले हैं। हमने देखा एट पॉइंट P A B एक दूसरे को इंटरफेयर हुआ, A नॉट B नॉट एक दूसरे को इंटरफेयर हुआ, A1 B1 एक दूसरे को इंटरफेयर हुआ। तो हम लोग वेवलेट्स के टर्म में, यहाँ पे क्लस्टर्स के टर्म में बात करने वाले हैं, हर वेवलेट का बिहेवियर के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस whether at this particular point I'll get a minima or I'll get a maximum, ये मुझे अब डिस्कस करना है।
till here if you are clear with the things, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो मैं आगे जाऊंगी। अगर इस डायग्राम में किसी को कुछ डाउट है तो हाँ मिस, बोलो। मिस अगर वो दोनों में सेम ही होता है तो दोनों का पैटर्न क्यों चेंज हो जाता है? अभी हम वो चीज देखेंगे कि दोनों का पैटर्न क्यों से अलग हो जाता है। दोनों इंटरफेरेंस ही है तो दोनों का पैटर्न अलग होने के पीछे रीजन हम अभी देखेंगे कि व्हाई वी गॉट अ डिफरेंट पैटर्न। आपको पूरा पैटर्न, आप जब प्रूफ आप पूरा समझ जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो पूरा एक नया ही कुछ बन गया है, हो रहा वही है बट कुछ नया ही बन गया है। और यहाँ पर सिंस वहां पर हम पूरा बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनको इंटरफेयर करवा रहे थे, उनके सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में डिस्कस करके काम नहीं किया था हमने। ये जो हो रहा है ना, ये सेकेंडरी सोर्सेस। सी स्वरूप, एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने एक ये स्लिट यहाँ पे रखी है तो मुझे मेरी लाइट यहीं पर दिखनी चाहिए थी। इस पॉइंट पे लाइट का आने का रीजन ये सिंपल सा फंडा है कि हाइजीन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप सोचो तो अगर किसी और पैटर्न के हिसाब से आप सोचो तो इसके यहाँ पर लाइट आनी नहीं चाहिए। ये जो ब्लॉक एरियाज है यहाँ पर मुझे कोई पैटर्न मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर मुझे यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है मतलब कहीं ना कहीं मेरे लाइट का कुछ पार्ट यहाँ जा रहा है, और वो पार्ट कैसे जा रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस का वेवलेट्स। समझ में आ रहा है? हाँ मिस। और वहां पर जब आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने सनलाइट को यूज किया था, वहां पर उसका पैटर्न वाज नॉट सो परफेक्ट। उसका परफेक्ट पैटर्न आप बाइप्रिज्म या फिर लॉयड्स एक्सपेरिमेंट से करते हो। अगर आपको इंटरफेरेंस का परफेक्ट पैटर्न देखना है तो आप लॉयड्स एक्सपेरिमेंट से या इससे करते हो, क्या बोलते हैं, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट से करते हो। बाइप्रिज्म। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि डाइफ्रैक्शन फिनोमेना वहां पे भी हो रहा है, बट वहां पर हम कलेक्टिवली हम इंटरफेरेंस देखते हैं, इसीलिए हम वहां पर इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। ओके मिस। हाँ। और यहाँ पर हम सिंगल स्लिट लेके डाइफ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि डाइफ्रैक्शन होता ही इन सिंगल स्लिट के अंदर के जो छोटे छोटे सेकेंडरी सोर्सेस है उनकी वजह से। ये तो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है आपके डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, कि वहां पे हम पूरा टू कोहेरेंट सोर्सेस को ही लेकर काम करते हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी सोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी जो पैटर्न बन रहा है वो सेकेंडरी सोर्सेस के इंटरफेयर की वजह से ही मिल रहा है। इसलिए मैंने कि जो डाइफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, हो तो इंटरफेयर ही रहा है बट वहां पे पूरा दो कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेयर हो रहा था, और यहाँ पर एक ही सोर्स का सेकेंडरी सोर्सेस के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए हमको आपको पैटर्न अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट P0. आई वांट यू टू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करना है, या फिर अगर बनाना चाहते हो तो ये रे डायग्राम अपने सामने बना लो। आई एम गिविंग यू 5 minutes. व्हाट्स द टाइम? ओके, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कुछ चीजें समझा रही हूँ वो समझ लो। मैं आपको ये पूरे व्हाट वी कैन से पूरे प्रूफ का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, वो पीडीएफ आप तक आ जाएगा। आप ये रे डायग्राम बनाकर रखना अपने पास सामने। ओके, तो अगर आपके पास ये सामने रे डायग्राम होगा तो आपको अच्छे से चीजें समझेंगी। मैं एक शॉर्ट रिविजन ले रही हूँ लास्ट 5 मिनट्स में। हाँ बोलो मैम, एक बार वो थोड़ा जूम करो ना, वो एंगल दिखना है। ये एंगल के बारे में अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, कीप इट इन माइंड। ये एंगल जस्ट ओके फाइन, यू कैन ऑब्जर्व। ओके, थैंक यू मैम। या सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एक लास्ट रिविजन ले रही हूँ इस पर्टिकुलर पूरे पॉइंट्स का। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर, यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट आया, मैंने एक लेंस रखा है, वो लेंस क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्लेन में लेकर आएगा लाइट को। आई एम सीइंग दैट प्लेन टू बी y y डैश, आई एम फोकसिंग ऑन इट। नाउ आई हैव कीप्ट एन स्लिट जिसका विड्थ, वो जो स्लिट का विड्थ है, जितना बड़ा मैंने होल बनाया है उसका विड्थ इज योर a। ओके, दिस इज सिंगल स्लिट। यहाँ से जो है इस स्लिट के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे सेकेंडरी सोर्सेस की तरह काम करेंगे, एंड दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग वेवलेट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। नाउ wavelet from point A and wavelength from point B will interfere and form central maxima at this particular point P0, because both have to, when they're interfering, both have to cover the same path. So the path difference between these 2 points at particular point P0 is 0. Okay, so they will form a constructive interference. Of course, you know about it, that if optical path difference is 0, then you say that it is a constructive
interference pattern. So I said that even diffraction is a phenomena which is because of the interference of light waves only, but it is all because of the interference of wavelets of the light of the secondary sources. Okay, so of course there will be A naught, there will be B naught, which will interfere each other, and of course this half part will interfere with this particular half part. ये half part के जितने secondary sources के wavelets होंगे इस particular half part के साथ interfere करेंगे, superimpose करेंगे और आपको pattern देखने के लिए मिलेगा. Okay, now we were okay. Now this D is the distance between the source and the stream, that is capital D. This width is given by small a. जैसे वहां पर दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी दिया गया था, वैसे यहाँ पर इस विद का जो डिस्टेंस है, इस ये जो सिंगल स्लिट है, ये जो सिंगल होल है, उसका जो थिकनेस है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P whether you will get a constructive or destructive, that is whether you will get a maxima or minima, that is what you are going to study further. Okay, how much time is remaining? I think it's okay, I'll take 2 minutes more. It's 11:48. अब जरा ध्यान से समझना, कुछ समझा रही हूँ, उसके बाद डीप में कल इसके बारे में समझेंगे. पॉइंट P नॉट पे मुझे निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है फ्रॉम पॉइंट P नॉट. ये मेरा विद है, यहाँ पर ऑफ कोर्स देयर इज अ लेंस. ओके, मुझे इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से एक रे पास करूँ तो मुझे इस पॉइंट पे, ऑफ कोर्स ये डायग्राम इज नॉट परफेक्ट, जो डायग्राम मैंने पहले दिखाया इट इज क्वाइट परफेक्ट, ये इतना परफेक्ट नहीं बनाया है मैंने. ओके, ये मेरा स्लिट है A एंड B, यहाँ से रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट P नॉट पे जा रही है. अब मुझे पता है कि ये जो इस पॉइंट पे वी गॉट द सेंट्रल मैक्सिमा, सो दिस इज द सेंटर ऑफ A एंड B, दैट इज O. ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस बोथ आर क्रिएटिंग अ पार्ट डिफरेंस. ये दोनों रेस में पार्ट डिफरेंस कुछ क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वी विल डिसाइड दैट वेदर इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऐसे पीछे कर रहे थे कि वेदर वी विल गेट अ मैक्सिमा और मिनिमा. सो यहाँ पर भी ये पैटर्न, ये पाथ डिफरेंस ही आपको समझाएगा कि इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा. ओके, अब आपको ये बात पता है कि इस हाफ के पार्ट को इंटरफेयर करके पैटर्न दे रहा है. यहाँ पर ऊपर के पार्ट्स और नीचे के पार्ट इंटरफेयर करके P नॉट दे रहे थे. तो आप ये समझ सकते हो कि ये पूरा स्लिट दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट के वेवलेट्स और लोअर पार्ट के वेवलेट्स एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं एंड यू गॉट द पैटर्न हियर. लास्ट डिस्कशन फॉर टुडे, इफ हियर इज द पार्ट डिफरेंस लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा रखा है, प्लीज दिमाग में वो चीज मत लाना जो पहले पढ़ा था कि मिस पार्ट डिफरेंस लैम्बडा हो गया, विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओवर हियर. ये पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा. आफ्टर गेटिंग द पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा, कुछ एक स्टेटमेंट पास करके रुक रही हूँ कि आप लोग इसके बारे में सोचो, अगर सोच सकते हो तो. व्हेन यू गेट अ पार्ट डिफरेंस लैम्बडा, यू ऑलवेज गेट अ मिनिमा हियर इन डायफ्रैक्शन पैटर्न. जब पार्ट डिफरेंस इस AB का, ये जो BN, अगर मैं इसको नाम BN दे दूं, तो अगर ये BN जो है अगर लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस रख रहा है तो आपको इन इंटरफेरेंस आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मिलता था, याद है ना? इट वाज, अगर इट इज लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मिलता था. बट इन डायफ्रैक्शन ऐसा नहीं होता. अगर यहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, इफ द पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा, तो फाइंड द मिनिमा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P. अगर ये लैम्बडा का डिस्टेंस एक्स्ट्रा है नीचे के पॉइंट में, इफ देयर इज एन लैम्बडा का डिफरेंस, यू ऑलवेज फाइंड अ मिनिमा हियर. एन लैम्बडा के लिए आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा मिलता है. इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप सोचो कि कैसे क्या होता है कि आफ्टर गेटिंग अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, यू फाइंड द मिनिमा हियर. आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट. ओके, वी विल डिस्कस इन डेप्थ टुमारो कि ऐसा क्यों होता है, बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट. आप इसके डेरिवेशन को एक बार जरा देखना, समझने की कोशिश करना.